हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं राजा बाबू और आप देख रहे हैं अपना प्यारा सा चैनल फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स मास्टर। आज मैं आप लोग को नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी एमएससी फिजिक्स पार्ट 1 पेपर 4 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने जा रहा हूं। ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि इसकी श्योरिटी है कि ये आपके पेपर में आने ही वाला है। 2021 में ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ये क्वेश्चन आपको 2019, 2010, 9, 13, 16, 17, 18 हर बार आ चुका है। और ये एक बेसिक फार्मूला का डेफिनेशन है जो स्टैटिस्टिकल मैथमेटिक्स जो कि आपका पेपर 4 है उसमें बहुत सारे डेरिवेशन के लिए इस डेरिवेशन को यूज किया जाता है। इस डेरिवेशन को डिराइव करने के लिए भी एक डेरिवेशन चाहिए जो मैं पहले इससे एक वीडियो बना चुका हूं, बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑफ एनर्जी। तो जिन बच्चों ने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो जरूर देखेंगे। वो वीडियो देखने के बाद ये वीडियो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है एक्सप्लेन पार्टीशन फंक्शन, डिड्यूस एक्सप्रेशन फॉर पार्टीशन फंक्शन ऑफ ए मोनोएटॉमिक गैस। एक मोनोएटॉमिक गैस है तो उसके लिए पार्टीशन फंक्शन को आपको क्या करना है, डिराइव करना है। मोनोएटॉमिक गैस का यहाँ क्या मतलब है कि जिसमें एक एटम हो। तो जब एक एटम वाले गैस होंगे, एक एटम सब मोनोएटॉमिक पार्टिकल्स हैं उसमें, और तो उस गैस में क्या होगा कि उसमें जो मोशन होंगे, उनके जो पार्टिकल्स मोशन करेंगे वो सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन होगा। क्योंकि पार्टीशन फंक्शन भी जो हम डिराइव करते हैं डिफरेंट कंडीशन में डिफरेंट होता है। ये मैं पहले आपको बता देता हूँ। जो पार्टीशन फंक्शन होता है, वाइब्रेशनल मोशन होता है, रोटेशनल मोशन होता है, ट्रांसलेशनल मोशन होता है, ठीक है। तो इन सब के लिए पार्टीशन फंक्शन जो होता है उन सब की वैल्यू आती है और अलग अलग आती है। और यहाँ पर जो आपको निकालना है वो मोनोएटॉमिक गैस का, यानी हमें सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन को ही कंसीडर करना है। तो हम जो स्टार्ट करेंगे इसका डेरिवेशन, जो सॉल्यूशन हम देंगे यहाँ पर, वो हमारा होगा सबसे पहले स्टार्टिंग ही होगा हमारा मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ से। तो अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑफ एनर्जी, एनर्जी स्टेट्स। We know that, हम ये अच्छी तरह से जानते हैं कि Ni इक्वल टू e टू द पावर माइनस अल्फा माइनस बीटा ई। ये होता है Ni की वैल्यू। Ni इक्वल टू e टू द पावर माइनस अल्फा माइनस बीटा ई। जहां Ni क्या है इसका डेरिवेशन हम लोग कर चुके हैं। उस वीडियो को आप जरूर देख लेंगे तो ये ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। वैसे न भी देखेंगे तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि हाँ, ये जो होता है आपका बोल्ट्जमैन मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के अनुसार ये होता है। इसमें Ni क्या है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन ith सेल, या ऐसे भी कह सकते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैविंग एनर्जी Ei। अल्फा और बीटा जो है लेग्रांजेस मल्टीप्लायर है। अल्फा जो है अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर है और बीटा जो है उसकी वैल्यू जो होती है ये 1/kVt होती है, जिसको हम बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कहते हैं। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट।
अगर इस एक्सप्रेशन में किसी बुक में ऐसे लिखा हुआ है कि Ni इक्वल टू GI e टू द पावर माइनस अल्फा माइनस बीटा EI, तो इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। GI जो है डीजेनरेसी है। डीजेनरेसी का मतलब होता है जब एक ही एनर्जी वाले बहुत सारे पार्टिकल्स हों। हम अगर कंसीडर करें डिफरेंट पार्टिकल्स की एनर्जी डिफरेंट है, तो ये आपका एक्सप्रेशन है। लेकिन अगर एक ही एनर्जी मतलब एनर्जी की वैल्यू सेम है और ऐसे 10 पार्टिकल्स हैं जिनकी एनर्जी की वैल्यू सेम है, इसके बारे में मैं थोड़ी सी हिंट आप लोगों को दे देता हूं। वैसे इसके लिए अलग से वीडियो बना करके फिर मैं ये GI के बारे में बता दूंगा कि डीजेनरेसी होती क्या है। यहाँ देखिए, एनर्जी का जो फॉर्मूला एक्चुअल होता है वो होता है h²/8ml nx² प्लस ny² प्लस nz²। ये मैं शॉर्ट में ही बताऊंगा क्योंकि ये फिर इसकी कहानी एक बहुत बड़ी लंबी कहानी हो जाएगी। अगर हम यहाँ nx ny nz, इस nx की वैल्यू 1 लें, ny की वैल्यू 0 लें, z की वैल्यू 0 लें, तो जो E की वैल्यू आएगी, एनर्जी की वैल्यू आएगी, अगर हम nx 0 ले लें और ny 1 ले लें और ये 0 ले लें तो भी उतनी ही आएगी। अगर हम इन दोनों को 0 कर दें और इसको 1 कर दें, यानी तीनों में किसी एक को 1 बाकी दोनों को 0 करें, तो इसकी वैल्यू सेम आएगी। लेकिन वो डिफरेंट कंडीशंस हो गए, उनको डिफरेंट स्टेट्स माना जाता है। माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जब हम बिल्कुल जाते हैं तो उनको डिफरेंट स्टेट्स माना जाता है। तो अगर डिफरेंट स्टेट्स हैं ऐसे पॉसिबल, तो वो कितने स्टेट्स हैं उसी को हम GI कहते हैं, डीजेनरेसी कहते हैं। तो अगर हमारे जो पार्टिकल्स हैं किसी सेल के अंदर, अगर हमारे मान लेते हैं N1 पार्टिकल्स हैं, हमने पूरे सिस्टम को अगर इतने सारे में डिवाइड कर रखा है, अगर इसमें N1 पार्टिकल्स हैं और उसमें जो पार्टिकल्स हैं उन सबकी एनर्जी इक्वल है, लेकिन उनकी डीजेनरेसी है, मतलब डिफरेंट टाइप से वो एनर्जी की वैल्यू सेम आ रही है। जैसा मैंने दिखाया nx ny z की वैल्यू डिफरेंट है लेकिन एनर्जी सेम है, तो कहेंगे कि उनके पास अलग अलग डीजेनरेसी है। तो उस केस में ये फार्मूला हम लेते हैं, ये GI जो होता है डीजेनरेसी होती है, जो यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाती है। और अगर हमने इसमें जितने भी पार्टिकल्स हैं सबकी एनर्जी जो है इक्वल ले रखी है, और N1 पार्टिकल्स हैं उनकी एनर्जी E1 है, N2 पार्टिकल्स हैं उनकी एनर्जी E2 है, N3 पार्टिकल्स हैं उनकी एनर्जी E3 है, डीजेनरेसी को हमने कंसीडर नहीं किया है, तो ये हमारा फार्मूला है। तो यहाँ जो Ni इक्वल टू E टू द पावर माइनस अल्फा बीटा EI है, बीटा इक्वल टू 1/kBT इक्वल टू बोल्ट्जमैनस कांस्टेंट। इसमें क्या होता है कि ये हो जाता है E टू द पावर माइनस अल्फा इंटू E टू द पावर माइनस बीटा EI। E टू द पावर माइनस अल्फा जो है ये हो जाता है 1/A E टू द पावर माइनस बीटा EI। ये A क्या है तो E टू द पावर अल्फा है, इसको A मान लिया जाता है। इसके बाद जैसे ये Ni है, अगर इस Ni को हम इंटीग्रेट कर देते हैं, सिग्मा Ni कर देते हैं, तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा सिग्मा Ni। यानी पूरे पार्टिकल्स को हमने क्या कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया। तो यहाँ क्या आ जाएगा 1/A सिग्मा I इक्वल टू 1 to K जो भी हो E टू द पावर माइनस बीटा EI। ठीक है, अब ये जो हमारा फंक्शन है यहाँ जो आ रहा है E इक्वल टू सिग्मा E टू द पावर माइनस बीटा EI, इसी को हम पार्टीशन फंक्शन कहते हैं। ये अगर इधर मल्टीप्लाई में आ जाए तो Na इक्वल टू क्या हो जाएगा सिग्मा I E टू द पावर माइनस बीटा EI। तो यहाँ जो ये Na की वैल्यू आई, Na इक्वल टू सिग्मा E टू द पावर माइनस बीटा EI, इसी को हम बोलते हैं Z और इसी को हम बोलते हैं पार्टीशन फंक्शन।
जो ये हमारा सिग्मा ई टू द पावर माइनस बीटा ई आई है, इसी को हम पार्टीशन फंक्शन कहते हैं। ये है हमारा पार्टीशन फंक्शन। इसी पार्टीशन फंक्शन को हमें क्या करना है, डिराइव करना है। सिग्मा ई टू द पावर माइनस बीटा ई आई को हमें डिराइव करना है। ये है क्या पार्टीशन फंक्शन? तो जैसा कि आप देख रहे हैं, इट इज द सम ऑफ ऑल द एनर्जीज इन डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स। जितने भी तरह के एनर्जी स्टेट्स हैं उन सबका सम है ये पार्टीशन फंक्शन। तो पार्टीशन फंक्शन इज नथिंग बट द सम ऑफ ऑल द एनर्जी स्टेट्स। ये बताता क्या है? ये बताता है कि हमारे जो सिस्टम है, हमारा जो हमने जो असेंबली लिया है, पार्टिकल्स का जो सिस्टम लिया, उस सिस्टम में जो एनर्जी है वो डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स में किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है या पार्टीशन्ड है, किस तरह से वो डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग ऑल द पार्टिकल्स। Thus, partition function tells us about how the different energy levels or energy states are distributed or partitioned among different particles. Distributed or partitioned among different particles of the system. ये बताता है हमारा पार्टीशन फंक्शन। अब ये पार्टीशन फंक्शन का डेफिनेशन हमने देख लिया, तो इसके आगे अब हम पार्टीशन फंक्शन को डिराइव करते हैं। तो हमारा z इक्वल टू कितना है पार्टीशन फंक्शन? z इक्वल टू सिग्मा आई ई टू द पावर माइनस बीटा ई आई, वेयर बीटा इक्वल टू 1/kBt एंड e इक्वल टू क्या होता है, वेयर बीटा इक्वल टू 1/kBt, kB is Boltzmann constant and EI इक्वल टू PI स्क्वायर अपॉन 2m। अब आप कहेंगे कि EI PI स्क्वायर अपॉन 2m कैसे हुआ? बताता हूँ कैसे हुआ। ये भी एनर्जी आप जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, अब मोनो एटॉमिक में बता चुका हूँ, तो उसमें काइनेटिक एनर्जी है, ट्रांसलेशनल मोशन है, काइनेटिक एनर्जी है, तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी 1/2 mv स्क्वायर होगी। इस mv स्क्वायर को हम चाहें तो लिख सकते हैं 1/2 m, और न्यूमरेटर में भी m से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या हो गया ये m स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन 2m। mv क्या होता है? p होता है, तो ये हो गया p स्क्वायर बाई 2m। तो इस तरीके से जो EI आया वो क्या आया, PI स्क्वायर बाई 2m आया। हम क्या करेंगे, यहाँ EI की जगह PI स्क्वायर बाई 2m लिख देंगे। 10 z इक्वल टू कितना हो गया, सिग्मा आई e टू द पावर। अब यहाँ पर जब e का पावर बहुत बड़ा टर्म हो तो हम e को एक्सपोनेंट लिख देते हैं, EXT शॉर्ट में, और उसके ब्रैकेट में बाकी सारा टर्म लिखते हैं माइनस बीटा PI स्क्वायर अपॉन 2m, इस तरह से लिख देंगे। अब इसका हमें क्या करना है, समेशन करना है। अगर एनर्जी कंटिन्यूअस है, डिसेक्रेट नहीं है, कंटिन्यूअस है, लगातार है, यानी एनर्जी की
हर वैल्यू है, कोई ना कोई पार्टिकल है ही जिसकी एनर्जी कुछ ना कुछ है। तो उस केस में हम इस समेशन को इंटीग्रेशन में बदल सकते हैं। इफ द एनर्जी states are continuously या continuous variable in a phase space, अगर किसी फेज स्पेस में फेज स्पेस के बारे में भी मैं पहले बता चुका हूँ, इसकी एक वीडियो बना चुका हूँ, वो वीडियो भी आप देख लेंगे। फेज स्पेस के बारे में अच्छे से समझ में आना है अगर समझना चाहते हैं तो। इफ द एनर्जी स्टेट्स आर कंटिन्यूअस वेरिएबल इन ए फेज स्पेस, फेज स्पेस में एनर्जी स्टेट जो है वो कंटिन्यूअस, तो कंटिन्यूअस वेरिएबल है तो हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं और लिख सकते हैं देन z इक्वल टू इंटीग्रेशन 6 टाइम इंटीग्रेशन एक्सपोनेंट माइनस बीटा px स्क्वायर प्लस py स्क्वायर प्लस pz स्क्वायर। ये जो मोमेंटम है इसके 3 कंपोनेंट होते हैं, x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस, डिवाइडेड बाय 2m dx dy dz dpx dpy dpz। घबराने की बात नहीं है। आप सोच रहे होंगे सर ने ये तो बहुत बड़ा रामायण लिखवा दिया यहाँ, ये है क्या? तो जब भी हम समेशन को इंटीग्रेशन में बदलते हैं तो इंटीग्रेशन का एक साइन आता है, लेकिन हम जो इंटीग्रेशन 12th क्लास में करते थे तो उसमें क्या था कि वो सिंगल इंटीग्रेशन था, लेकिन यहाँ पर जब 3 वेरिएबल हो तो ट्रिपल, जितने ज़्यादा वेरिएबल होंगे उतने इंटीग्रेशन, 2 वेरिएबल हो डबल इंटीग्रेशन। जैसे किसी प्लेन में हम इंटीग्रेट करते हैं तो प्लेन में अगर x और y 2 कोऑर्डिनेट है तो डबल इंटीग्रेशन आता है। जब हम 3 डायमेंशनल इंटीग्रेशन करेंगे तो 3 डायमेंशन में क्या होता है कि 3 एक्सिस होती है, 3 वेरिएबल होते हैं तो ट्रिपल इंटीग्रेशन आएगा। लेकिन जो फेज स्पेस होता है ये मैं बता चुका हूँ और इसलिए बार बार कह रहा हूँ कि वो वीडियो जरूर देखेंगे। तो फेज स्पेस 3 तरह के स्पेस के बारे में बताया गया, पोजीशन स्पेस, मोमेंटम स्पेस, फेज स्पेस। मोमेंटम स्पेस में 3 कोऑर्डिनेट्स होते हैं x y z, पोजीशन स्पेस में 3 कोऑर्डिनेट्स होते हैं x y z, मोमेंटम स्पेस में भी 3 कोऑर्डिनेट्स होते हैं px py pz, और फेज स्पेस में 6 कोऑर्डिनेट होते हैं। फेज स्पेस में 6 कोऑर्डिनेट होते हैं x y z px py एंड pz। तो 6 कोऑर्डिनेट है फेज स्पेस में और वहां जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको 6 टाइम इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। और मोमेंटम जो है उसके 3 कंपोनेंट हो गए px स्क्वायर py स्क्वायर pz स्क्वायर, और जब 6 इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पर d भी 6 टाइम आएगा। 3 तो x वाले dx dy dz और 3 मोमेंटम वाले dpx dpy और dpz। अब जो dx dy dz है उसको इंटीग्रेट करेंगे तो उसका इंटीग्रेशन टोटल वॉल्यूम होगा v। dx dy और dz का इंटीग्रेशन क्या होगा? वॉल्यूम v। बट इंटीग्रेशन dx dy dz इसका जो ट्रिपल इंटीग्रेशन होगा ये v होगा और उसको h³ डिवाइडेड होगा। अब h³ क्या है? h इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, h इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल की जो वॉल्यूम होगी वो h होगी। अब आप कहेंगे कि dx dy dz का इंटीग्रेशन तो v होगा, ये h³ लेना क्या जरूरी है? h³ कहाँ से आ गया? तो ये यूनिट सेल की वॉल्यूम है, इसको 1 मान सकते हैं, तो v बाई h³ 1 से डिवाइड करेंगे वही आएगा। लेने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि यूनिट
यूनिट उसका निकालने के लिए। अगर उसका यूनिट हम निकाल लेंगे, अगर कुछ एज्यूम कर लेंगे तो ये एक नंबर हमें मिलेगा। V/h³ जो है वो एक नंबर मिलेगा। वॉल्यूम का यूनिट मीटर क्यूब भी हो सकता है, लीटर भी हो सकता है, डिफरेंट। लेकिन जब हम सब एटॉमिक पार्टिकल को जब माइक्रोस्कोपिक लेवल पर कंसीडर करते हैं तो वॉल्यूम बहुत छोटी होती है, मिलीमीटर क्यूब से भी छोटी होती है, बहुत ज़्यादा छोटी होती है। तो उस छोटे से एक यूनिट जो उसका माना जाता है, इतना छोटा, जिसको हम h³ मानते हैं, और उससे जब टोटल वॉल्यूम को डिवाइड करेंगे तो ये एक नंबर में आएगा, इसलिए इसे V/h³ लिखा जाता है। अब ये dx dy dz का ट्रिपल इंटीग्रेशन V/h³ हो गया। सो ये z कितना आ गया? अब 6 इंटीग्रेशन में से 3 इंटीग्रेशन खत्म हो जाएगा और 3 इंटीग्रेशन रह जाएंगे, और इसका इंटीग्रेशन जो होगा हमारा -∞ से +∞ तक होगा, और ये एक्सपोनेंट होगा -β/2m होगा, px² प्लस py² प्लस pz² इंटू dpx dpy एंड dpz होगा। dpx dpy dpz। अब हम क्या करेंगे कि इस इंटीग्रेशन को हम एक कंपोनेंट निकालेंगे, सिर्फ dpx का इंटीग्रेशन निकालेंगे, और उसके इंटीग्रेशन से ही हम बाकी दोनों इंटीग्रेशन को भी एस्टिमेट कर लेंगे और उसकी वैल्यू यहाँ डायरेक्ट पुट कर लेंगे। सिंगल इंटीग्रेशन की जितनी वैल्यू आएगी, अगर सेम वैल्यू तीनों की आ गई तो वो 3 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी पावर क्यूब बन जाएगा। तो हम एक सिंगल लेट, इसे तो पहले हमने इक्वेशन 1 मान लिया, z = अब क्या करेंगे, लेट Ix इक्वल टू इंटीग्रेशन -∞ टू +∞ एक्सपोनेंट -β/2m px² dpx। सिर्फ मैंने एक कंपोनेंट को लिया और इस एक कंपोनेंट को इंटीग्रेट करके फिर ये पूरी वैल्यू हम आसानी से निकाल लेंगे। आइए देखते हैं। तो ये Ix इक्वल टू कितना आ गया, -∞ टू +∞ है, ये यहाँ पर ब्रैकेट है, ये इंटीग्रेशन का साइन ना समझें। तो Ix की वैल्यू -∞ टू +∞ हमें इंटीग्रेट करनी है। वेरिएबल हमारा p है और उसका स्क्वायर, तो स्क्वायर है तो अगर हम उसको निगेटिव भी लेंगे तो उसका स्क्वायर पॉजिटिव आएगा। और जब ऐसा फंक्शन हो कि उसका निगेटिव भी पॉजिटिव बन जाता हो तो वो क्या होता है, इवन फंक्शन। यानी हम px की वैल्यू निगेटिव भी लें या पॉजिटिव लें, अगर -2 लें या +2 लें, सेम वैल्यू आएगी। -2 का स्क्वायर भी 4 और +2 का स्क्वायर भी 4। तो इसलिए ये एक इवन फंक्शन बन रहा है। बाकी बीटा और 2m तो ये कांस्टेंट है, इन पर तो ये फंक्शन डिपेंड करेगा नहीं, फंक्शन तो सिर्फ p पर डिपेंड कर रहा है। तो फंक्शन की वैल्यू निगेटिव p और पॉजिटिव p के लिए सेम है, इसलिए इवन फंक्शन है। और जब इवन फंक्शन है तो हम इंटीग्रेशन को -∞ से +∞ को 0 to ∞ करके 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सिंस द इंटीग्रल फंक्शन is an even function, इंटीग्रल फंक्शन एक इवन फंक्शन है, therefore Ix कितना हो जाएगा, तो हमारा Ix हो जाएगा -∞ टू +∞ एक्सपोनेंट 2 मल्टीप्लाई 0 to ∞ कर देंगे यहाँ, एक्सपोनेंट -β px² dpx। अब इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम यहाँ सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेंगे, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। और इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में हम इसको पुट करेंगे, पुट r इक्वल टू बीटा px² 2m, और इसको px के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो dr बाई
डी पी एक्स इक्वल टू बीटा बाई 2m और पी एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन हो गया 2px, 2 से 2 कट गया, इक्वल टू आ गया बीटा पी एक्स अपॉन m। तो अगर हम सिर्फ dpx की वैल्यू निकालें तो ये dpx कितना हो जाएगा, तो m बाई बीटा px dr। तो ये आ गया dpx की वैल्यू। हम यहाँ पर से px की वैल्यू भी निकाल लेंगे। तो px की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, तो r इक्वल टू बीटा पी एक्स स्क्वायर बाई 2m है, px आप निकालेंगे 2m इधर आएगा मल्टीप्लाई में 2mr, डिवाइड में क्या आ जाएगा बीटा, और यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इसका पावर क्या आ जाएगा 1/2। तो ये dpx हमारा कितना आ गया, तो dpx आ गया m डिवाइडेड बाई बीटा और px की वैल्यू आ गई 2mr डिवाइडेड बाई बीटा पावर 1/2 dr। तो अब ये dpx की वैल्यू आ गई। अब इस dpx की वैल्यू और ये px की वैल्यू जो है वो हम यहाँ पर पुट कर देंगे। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, पहले तो इसको और सॉल्व कर लेते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, बीटा ऊपर चला जाएगा, तो m बाई बीटा इंटू बीटा बाई 2mr पावर 1/2, डिवाइड का डिवाइड मल्टीप्लाई में चला जाता है। इस बीटा से अगर इस बीटा पावर 1/2 को अगर हम कट करें तो ये dpx जो है वो हमारा कुछ इतना आ जाएगा, dpx इक्वल टू हो जाएगा m डिवाइडेड बाई, इस बीटा से ये बीटा कट जाएगा, इसका रूट आ जाएगा, ये बीटा का पावर 1/2 यहाँ बीटा है, तो ये टोटल आ जाएगा 2mr बीटा पावर 1/2। अब यहाँ बीटा की वैल्यू रख दीजिए, तो m बाई 2mr बीटा क्या है 1/kVp। फिर ये डिनोमिनेटर से क्या हो जाएगा, नंबरेटर में चला जाएगा, ये आ जाएगा m मल्टीप्लाई kVt डिवाइडेड बाई 2mr पावर 1/2। अगर इस m को अंदर ले जाते हैं रूट के अंदर तो m स्क्वायर हो जाएगा, तो m स्क्वायर kVt बाई 2mr पावर 1/2। अब ये m कट जाएगा तो क्या आ जाएगा m kVt डिवाइडेड बाई 2r पावर 1/2। ये आ गया हमारा dpx का वैल्यू, kVt m डिवाइडेड बाई 2r पावर 1/2। अब हम ix की वैल्यू निकालेंगे। तो ये ix कितना हो गया, 2 मल्टीप्लाई 0 टू इंफिनिटी एक्सपोनेंट, इसकी वैल्यू इसको हमने r माना है माइनस r, और dpx कितना आ गया m k बीटा kVt डिवाइडेड बाई 2r पावर 1/2। अब क्या करेंगे कि ये जो हमारा 2 है ये r को यहां रखेंगे और बाकी सबको इधर कांस्टेंट के रूप में ले लेंगे, m kVt डिवाइडेड बाई 2 टू दी e टू दी पावर माइनस r टू दी पावर माइनस 1/2, r का पावर 1/2, r डिनोमिनेटर में है पावर 1/2 है तो न्यूमरेटर में भेजेंगे तो r का पावर माइनस 1/2 हो गया, m kVt ये बाहर आ गया। ये हमारा ix की वैल्यू आई, ix इक्वल टू m kVt। अगर इस 2 से इस 2 को कट करें तो ये क्या हो जाएगा, ये भी रूट के अंदर आ जाएगा, तो 2m kVt पावर 1/2। इसको हम कहते हैं गामा फंक्शन, और ये आपको याद रखना पड़ेगा, इसकी वैल्यू रूट पाई होती है। गामा फंक्शन की वैल्यू कैसे निकालते हैं वो मैं बाद में बता दूंगा एक अलग वीडियो में, इसकी वैल्यू रूट पाई होगी। तो ये हो गया रूट पाई, तो ये हो गया 2 पाई m kVt पावर 1/2।
ये हमारा आ गया किसका वैल्यू, Ix का वैल्यू। अब Ix का वैल्यू जब निकल गया तो यही इंटीग्रेशन हमें कितनी बार करनी है, 3 बार करनी है। तो z कितना आ जाएगा, जब इसी को 3 बार हमें इंटीग्रेट करना है, उनको मल्टीप्लाई करना है, तो इसी का पावर 3 हो जाएगा। तो z इक्वल टू क्या था, v/h³ एक टर्म था उसके फैक्टर में, और उसके बाद जो भी था हमारा इंटीग्रेशन था। तो जो इंटीग्रेशन था उसकी वैल्यू यही चीज 3 बार आएगी, तो यही 3 बार आएगी, तो इसका पावर क्या बन जाएगा, 3/2 2πm kBT पावर 3/2। आप यहाँ लिख सकते हैं सिमिलरली Ix इक्वल टू Iy इक्वल टू Iz, ये तीनों सेम आएंगे। और ट्रिपल इंटीग्रेशन था हमारे पास, मैंने पहले ही बताया कि अगर तीनों की वैल्यू सेम आती है तो हम उसका पावर 3 कर देंगे। तो ये z इक्वल टू क्या आ गया, v/h³ 2πm kBT पावर 3/2। तो ये आपका जो पार्टीशन फंक्शन है वो डिराइव हो गया। तो इस तरीके से हमें पार्टीशन फंक्शन को क्या करना है, डिराइव करना है। तो ये रहा आपका कंप्लीट आंसर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से आप लोग हर्ट कर लेंगे, ये आपके पेपर में आने वाला है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू।